हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल परफेक्ट इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज इस छोटी सी वीडियो में हम ट्रांसफॉर्मेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं और इस टॉपिक से हर बोर्ड एग्ज़ाम में, चाहे वो 10वीं क्लास की परीक्षा हो या 12वीं क्लास की परीक्षा हो या कोई दूसरा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें इस तरह का एक वाक्य ज़रूर आता है। तो हम इसको ध्यान से देखेंगे, क्योंकि 2 मिनट आप ध्यान से देखेंगे वीडियो को तो आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा और इस तरह का आप कोई भी सेंटेंस किसी भी एक्सरसाइज का आसानी से कर सकेंगे। तो वीडियो में बने रहिए, शुरू से लेकर आखिर तक आपको देखना है और समझना है। और कोई भी अगर आपको फिर भी वीडियो देखने के बाद कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर मालूम कर सकते हैं। तो हमें ये देखना है कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कभी कभी इस तरह के वाक्य आते हैं। 10th में और 12th में तो आता ही है इस तरह का एक कि रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू। इस जो एडवर्ब टू का इस्तेमाल इस वाक्य में हुआ है, इसको हटाकर अपनी बात कहिए। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन में हम करते क्या हैं। ट्रांस का मतलब होता है चेंज और फॉर का मतलब रूप। ट्रांसफॉर्म का मतलब रूप परिवर्तन करना। जब हम किसी वाक्य का रूप परिवर्तित करते हैं बिना उसके अर्थ में परिवर्तन किए, तो उस क्रिया को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। या ये कह लीजिए, व्हेन वी चेंज द फॉर्म ऑफ ए सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग देन इट इज़ नॉन एज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो, रूप में परिवर्तन हो जाए, तो उस क्रिया को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो आज का टॉपिक है रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू। हम इस एडवर्ब टू को हटाकर इस ही बात को, जो इस वाक्य का अर्थ है वैसा ही अर्थ आना चाहिए और हम इसको हटाकर अपनी बात कहें। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बहुत ही आसान तरीका अपनाया है, आप उसको ध्यान देंगे, आप इस सेंटेंस को एडवर्ब टू को हटाकर बहुत ही सरल वे में अपनी बात कह सकेंगे। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अगर इस तरह का कोई वाक्य है जिसमें टू भी आया है, TOO, और उसके बाद एक टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हो, या ये कह लीजिए इन्फिनेटिव आया हो, तो हम उसमें क्या परिवर्तन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको देखें, TOO के स्थान पर हमें क्या करना होगा। लिखा हुआ है चेंजेस में TOO के स्थान पर जो एडवर्ब कहलाती है उसके स्थान पर हमें क्या लिखना होगा, सो। अब दूसरा देखेंगे, ये सिंगल ओ वाला TOO और उसके बाद वर्ब है, तो हमें इसके स्थान पर क्या करना है, इस टू के स्थान पर देखिए लिखा हुआ है, हमें इसके स्थान पर लिखना पड़ेगा दैट। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। सब्जेक्ट क्या होगा, जो इस क्रिया को करेगा कौन, ही, या और कोई भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, दे भी हो सकता है, एटसेट्रा, कोई भी वर्ड है वो आएगा यहाँ पर सब्जेक्ट बनकर दैट। उसके बाद हमने लिखा है कैन नॉट आएगा या कुड नॉट लिखना है। इसको ध्यान देंगे, कैन नॉट कब लिखना है, कुड नॉट कब लिखना है। जब हमारे वाक्य में यहाँ पर इज़ आर एम होगा या ये कह लीजिए प्रेजेंट टेंस होगा तो हमें कैन नॉट लिखना है, और अगर यहाँ पर वॉज या वर होगा या ये कह लीजिए पास्ट टेंस होगा तो हमें कुड नॉट लिखना है। क्लियर। अब इस सेंटेंस को हम इन्हीं रूल को फॉलो करते हुए लिख देंगे। ही इज़, टू के स्थान पर क्या लिखना है, सो। उसके बाद बाकी जो सेंटेंस है वो वैसे लिखेंगे। ये लिख दिया आपने, ही इज़ सो बिजी। अभी टू आया, टू के स्थान पर हमें क्या लिखना है, दैट। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, ये इस क्रिया को करेगा कौन, ही, तो लिखेंगे ही। उसके बाद हमें क्या लिखना है, कैन नॉट या कुड नॉट में से एक चीज़ लिखनी है, तो हमें यहाँ ध्यान देना होगा सब्जेक्ट के बाद ये क्या था, इज़ आर एम है या वॉज वर है। तो पता चल रहा है इज़ है, मतलब प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस में हम क्या लिखेंगे, कैन नॉट। बाकी सेंटेंस आप ऐसे लिख दीजिए। ही इज़ सो बिजी दैट ही कैन नॉट कम हियर। वह इतना व्यस्त है कि वह यहाँ नहीं आ सकता। ऊपर वाले सेंटेंस का भी यही अर्थ था, वह ज़रूरत से ज़्यादा बिजी है कि आ नहीं सकता। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म हो गया, रूप परिवर्तित हुआ, अर्थ में दोनों समान हैं। अब हमें इसमें ये देखना है कि जब हमें यहाँ कैन नॉट और कुड नॉट की बात हुई है तो एक सेंटेंस हम कुड नॉट वाला भी करके देख लें। आप ये सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर जो है वॉज है। ठीक है, अब हम इसको कर रहे हैं तो आप करेंगे ही वॉज सो बिजी दैट ही। अब यहाँ जो हमने कैन नॉट लिखा था इसकी वजह से, प्रेजेंट की वजह से। अब हमने कर दिया यहाँ पर वॉज, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, कुड नॉट। आसान है।
हमें ये देखना है कि टू के स्थान पर हमें सो लिखना है, टू के स्थान पर सब्जेक्ट सॉरी दैट, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद कैन नॉट या कुड नॉट में से एक लिखना है जो हमने सीख लिया है। अब रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू में कभी कभी ऐसे वाक्य भी आते हैं जिसमें सिर्फ टू का तो इस्तेमाल होता है, इन्फिनिटिव ये वाला सेक्शन नहीं होता है। जैसे मैं आपके सामने एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ही इज़ टू बिज़ी, सेंटेंस सिर्फ इतना दिया हुआ है, ही इज़ टू बिज़ी, और आपसे कहा है रिमूव एडवर्ब टू को हटाकर अपनी बात कहिए, तो इसमें क्या परिवर्तन होगा? तो दो तरीके हैं, या तो हम इस्तेमाल करेंगे टू के स्थान पर एक्सट्रीमली, या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। दोनों का अर्थ ये बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीमली का मतलब ज़्यादा, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट इसका अर्थ भी होता है हद से ज़्यादा। तो हम इन दोनों का इस्तेमाल करके इस सेंटेंस को हम एडवर्ब टू हटाकर बनाएंगे, देखेंगे। टू के स्थान पर सिर्फ हम ये लिख दें एक्सट्रीमली, देखिए हो गया, वह हद से ज़्यादा बिजी है। इसी सेंटेंस को हम बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का इस्तेमाल करके हम कहेंगे, लेकिन उसमें हम किस तरह से कहेंगे देखना होगा। यहाँ तो हमने सिर्फ टू हटाकर टू के स्थान पर एक्सट्रीमली लिखा, लेकिन जब हम बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का इस्तेमाल करेंगे तो ये हम हटाकर ये पूरा वाक्य लिखेंगे और उसके बाद इस वर्ड को आखिर में लिखेंगे, इन शब्दों को आखिर में लिखेंगे। जैसे देखिए, ही इज़ बिज़ी बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। अगर कोई वाक्य ऐसा है जिसमें सिर्फ टी डबल ओ टू एडवर्ब का इस्तेमाल तो हुआ है और उसके बाद इन्फिनिटिव का इस्तेमाल नहीं हुआ है, उस कंडीशन में हमें सेंटेंस में परिवर्तन क्या करना होगा? सिर्फ टू के स्थान पर हमें एक्सट्रीमली लिखना होगा, या टू हटाकर सेंटेंस जो हमारा दिया हुआ उसको लिखकर उसके आखिर में हमें बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लिखना होगा। दो तरीके हो गए। एक तरह का एक दूसरे तरह का वाक्य और होता है जिसमें थोड़ा सा परिवर्तन आएगा, उसमें हम क्या करेंगे वो भी मैं आपको यहाँ सिखाने जा रहा हूँ। आपके सामने सेंटेंस ही दिया हुआ है, द लेसन इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड इट। पहले वाक्य जो हमने सीखा है उसमें और इसमें ये परिवर्तन हुआ है कि यहाँ पर इस एडजेक्टिव के बाद ये वर्ड जो आए हैं फॉर मी, इसकी वृद्धि हुई है। तो हमें ये ध्यान देना है जहाँ कहीं भी इस तरह के शब्द आएंगे, जैसे फॉर मी, फॉर हिम, फॉर हर, फॉर देम, ठीक है। और जब हम एडवर्ब टू को हटाकर वाक्य बनाएंगे तो उसमें क्या परिवर्तन होगा? फॉर मी के स्थान पर हम क्या लिख देंगे? आई। फॉर हिम के स्थान पर हम लिखेंगे ही। फॉर हर के स्थान पर हम लिख देंगे शी। फॉर देम के स्थान पर हम लिख देंगे दे। और बाकी नियम वही रहेगा जो अभी हमने सीखा है। देखेंगे क्या परिवर्तन होगा। आप लिखेंगे द लेसन, टू के स्थान पर आपको लिखना ही क्या लिखना है? सो। अभी आया फॉर मी, फॉर मी के स्थान पे क्या लिखना है? आई। और उससे पहले हमें क्या लिखना था? दैट। दैट आई, ये सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। और उसके बाद आपको
जो नियम है, अगर यहाँ पर इज़ आर एम है तो हमें कैन नॉट लिखना है, और अगर वॉज वर है तो हमें उसके स्थान पे क्या लिखना है, कुड नॉट। तो यहाँ पर इज़ है तो हमें क्या लिखना है, कैन नॉट, आई कैन नॉट। और उसके बाद जो बाकी वाक्य है वो वैसा ही, हम पहले वाक्य में भी हमने ऐसे ही किया था, यहाँ भी ऐसे ही करना है। द लेसन इज सो डिफिकल्ट दैट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। देखिए बहुत ही आसानी से हमने ये सीख लिया है। हमने 3 तरह के वाक्य सीखे। एक वो जो सिंपल था जिसमें इन्फिनेटिव आ रहा था और एडवर्ब टू भी था। उसके बाद हमने सीखा सिर्फ एडवर्ब टू आ रहा है, उसके बाद इन्फिनेटिव नहीं था, उसको भी हमने सीखा। और अब हमने तीसरे प्रकार का वाक्य वो सीखा जिसमें हम इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, फॉर मी, फॉर हिम। तो हम उसके स्थान पर सब्जेक्ट बना लेते हैं। फॉर मी को आई, फॉर हिम को ही, फॉर हर को शी, फॉर देम को दे, सब्जेक्ट मान लेंगे। क्योंकि टू के स्थान पर हमने सीखा था, टू के स्थान पर हमें दैट लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के स्थान पर हमें फॉर मी के स्थान पर आई लिख लेना है, फॉर हिम के स्थान पर ही लिख लेना है, और फॉर हर के स्थान पर शी लिख लेना है, फॉर देम के स्थान पर दे लिख लेना है। बाकी प्रक्रिया जो आपने पहले वाक्य में अपनाई थी वही हम करेंगे। तो आज ये रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू का जो चैप्टर था पूरी तरह से हमने क्लियर कर लिया है। अब भी अगर आपको कोई डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।